नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। इस क्लास के अंदर हम जिक्र करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास ज्योग्राफी। उसका पहला लेसन संसाधन एवं विकास, उसका लेसन है, उसकी जो पूरी व्याख्या है, बड़े अच्छे से हम लेसन को पढ़ चुके हैं। एक एक टॉपिक के ऊपर हमने अच्छे से बात की है उस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम संसाधन एवं विकास ज्योग्राफी 10th क्लास फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस लेसन के अंदर कौन कौन से मुख्य क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन से हैं और किस तरीके के इनके हमें आंसर देने हैं एग्जाम के अंदर। अगर आपने पहले ही वीडियो इस क्लास का जो कंप्लीट फॉर्मेट है बिल्कुल डिस्क्राइब हमने इसको करके पढ़ा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ वो क्लास ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जा करके 10th क्लास ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो क्लास मिल जाएगी और शायद आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँ मैं। तो आइए बिना किसी देरी के हमारी क्लास शुरू करते हैं आज की। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का जो फर्स्ट लेसन है संसाधन एवं विकास, वो हम पढ़ चुके हैं लाइव क्लास के अंदर। अब हम इसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आशा है आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा, आपके काम का होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। इस पाठ के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्नों की। इसमें पहला क्वेश्चन आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में मुख्य कारण क्या है। देखिए, पंजाब और हरियाणा उत्तर भारत के महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में से आते हैं। कृषि जहां बहुत अत्यधिक मात्रा में चावल और गेहूं सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्तर भारत के अंदर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। पंजाब का नाम 5 नदियों के नाम पे पड़ा है, तो यहाँ पे पानी भी काफ़ी मात्रा में है। तो फसलों के लिए यहाँ पे पानी की मात्रा हरियाणा से ज़्यादा है बल्कि। तो यहाँ पे भूमि का निम्नीकरण, ये लगातार भूमि के उपजाऊपन में कमी वो आ रही है, वो किस कारण से आ रही है। तो इसमें गहन खेती, वनोन्मूलन, ज़्यादा खेती होती है, ठीक है, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक पशुचारण। तो अत्यधिक सिंचाई है जिससे यहाँ की जो भूमि है उसमें निम्नीकरण का जो मुख्य कारण वो है, ये बनता जा रहा है। यहाँ नलकूपों के द्वारा भी, यानी जो समरसिबल जो ट्यूबवेल हैं उनके द्वारा भी पानी काफ़ी मात्रा में फसलों को दिया जाता है और लगातार भूमि को ऊपर जुताई की जाती है, बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ा जाता अधिक पैदावार के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी सीढ़ीनुमा खेत बना करके वहाँ पे फसलें बोई जाती हैं। तो इसका उत्तरांचल, ये लगभग पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है। जहाँ पे भूमि समतल नहीं है, ढलान वाली भूमि है, वहाँ पे पानी को रुकने के लिए, पानी को रोकने के लिए लगभग एक प्रकार से समतल बनाई जाती है कुछ दूरी पर, फिर आगे उससे नीचे सीढ़ी, फिर सीढ़ी, यानी सीढ़ीनुमा खेत है यहाँ पे बनाए जाते हैं ताकि पानी है वो वहाँ की फसलों की जड़ों तक थोड़े टाइम के लिए रुक सके। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। तो काली मृदा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो वन ये प्राकृतिक है, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, मशीनें ये मानव निर्मित है, कृत्रिम है, और जो वन है वो प्राकृतिक संसाधन है। ये शब्द किसने कहे। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। बिल्कुल अच्छे से हमने इसकी व्याख्या अच्छे से इसके बारे में बात की थी, ये हमारे लेसन के अंदर था। तो महात्मा गांधी के विचार थे ये, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, कहलाते हैं संभाव्य संसाधन, यानी पाए जाते हैं लेकिन जो यूज की संभावना है वो कम होती है, लेकिन उपयोग करने का मतलब यूज में, उपयोग में नहीं होते वो संसाधन। तो संभाव्य संसाधन वो होते हैं। कौन से राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल।
केरल के अंदर जो लेटराइट मिट्टी है वो पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसकी देखो मिट्टी के जो टाइप्स हैं, हमने एक इसके बारे में नक्शा भी किया था साथ के अंदर, तो नक्शे के माध्यम से बिल्कुल रंगीन नक्शा हमारे पास था, बुक के अंदर था बिल्कुल। तो अगर आपके पास बुक है तो पहले आप नक्शे को भी देख लीजिए। इस तरह की मिट्टी के जो क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भूमि, भवन, जल, खनिज। तो भूमि, जल, खनिज हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं, लेकिन जो भवन है ये मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है। तो भवन ये संसाधन है लेकिन प्रकृति द्वारा नहीं मिलता। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरण ये संसाधन है, यानी जिसको फिर से चक्रण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो खनिज तेल, कोयला, गैस, ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय साधन है। अब आपके सामने अति लघु उत्तर वाले प्रश्न है जिनका उत्तर हमें एक लाइन के अंदर, ये ऑप्शन वाले प्रश्न थे, विकल्प वाले थे जिनको आपको विकल्प चुनना था। इनमें से आपको लिखना है सिर्फ एक अंक वाला प्रश्न, एक लाइन में मैक्सिमम इसका उत्तर देना है आप लोगों को। भारत में सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? इनका निर्माण किस प्रकार हुआ? तो जलोढ़ मृदा इसका उत्तर है। इनका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, जो नदियों की तलहटी में अवसाद, जो कंकड़ पत्थर, मिट्टी, घास फूस, जितने भी अवसाद हैं वो उनकी तलहटी में जमा हो जाते हैं, फिर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है? इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ? काली मिट्टी है इसका, इसमें महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में। और इनका निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा यानी लावा के और आगन सेलों के द्वारा, लगमा मैग्मा जो धीरे धीरे ठंडा होता है उसके बाद इसका निर्माण होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारकों के नाम लिखिए। तो ऊंचावत, जनक सेल, जलवायु, वनस्पति संस्तर सेलें, हामुश और समय, ये काफ़ी कारक आपको दिखा दिए यहाँ पे जितने भी थे सारे। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं के नाम, किन्हीं दो नाम लिखिए। तो दो नाम नहीं, इसमें सारी की सारी जो मृदा हमने की थी मैप के अंदर भी वो आपको दर्शाएगी। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और वन जो मृदा है जहाँ पे वन पाए जाते हैं। वन मृदा की दो मुख्य विशेषताएं बताइए आप। तो वन मृदा में मृदा दोमट, सिल्टदार, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों द्वारा होता है। हिमालय के क्षेत्र में ये अधिसिलिका तथा ह्यूमस रहित होते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी की जो विशेषता है वो आप इसमें और भी लिख सकते हो, जहाँ पे वन पाए जाते हैं, काफ़ी लंबे चौड़े एरिया के अंदर वन होते हैं, उस तरह की जो मिट्टी है वो उसकी विशेषता। आगे है मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं बताइए। जहाँ पे मरुस्थल है बिल्कुल बालू रेत की प्रधानता ज़्यादा है, वहाँ पे किसी प्रकार के जो उपजाऊपन है लगभग वहाँ पे वो नहीं है। रंग लाल और भूरा, रेतीली और लवणीय होती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होते हैं, यानी खासकर नमी की मात्रा कम होती है। और रेतीली, रेत की मात्रा, लवण की मात्रा, कहने का मतलब जहाँ किसी प्रकार की घास फूस, पेड़ पौधे, फल वाले या फसलों वाले पौधे वहाँ पे नहीं उग पाते, मरुस्थल है बिल्कुल, चाहे कारण कोई भी हो। पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बिल्कुल हमने अच्छे से इसके बारे में बात की थी, रियो के बारे में। ये पृथ्वी का पहला विश्व सम्मेलन हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना इसका उद्देश्य था। पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा कैसे की जाए, उनको प्रदूषण से कैसे बचाया जाए, इनका संरक्षण रख रखाव कैसे किया जाए। एजेंडा 21 क्या है? अगला क्वेश्चन है। एक कार्यक्रम सूची है ये जिसका उद्देश्य समान हितों यानी सबको बराबर हित हो सबका, पारस्परिक यानी आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व के सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटान करना है। यानी एजेंडा 21 के अंदर सबको समान रूप से भागीदारी हो, सबकी समान हितों को ध्यान में रखा जाए, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए और सबकी जिम्मेदारियों का ध्यान रखा जाए। इसी उद्देश्य से पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और लोगों से निपटान कैसे किया जाए वो सारा का सारा इसका एजेंडा है, इसका उद्देश्य है। किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहाँ सोपानी कृषि, सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो ये आप लगभग पर्वतीय क्षेत्रों के नाम लिख सकते हो इसके अंदर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सब पर्वतीय स्थल हैं। ऐसे दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है।
यानी भूमि का ह्रास पतन कह सकते हो। तो अति पशुचरण, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई भी है, खनन, भौम जल का निष्कासन। यानी जो सिंचाई का मतलब यहाँ जैसे पंजाब का जिक्र किया गया था, तो जो भूमिगत जल है उसका ज़्यादा प्रयोग करना। तो पंजाब में कई जगह तो नए जो ट्यूबवेल है, नलकूप वगैरह है, उन पे प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, क्योंकि जो भूमि का जल स्तर है वो काफ़ी गहराई में चला गया है। इतना ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है पंजाब के अंदर, इसलिए वहाँ पे लगातार भूमि का जो एक प्रकार से पतन हो रहा है, ह्रास हो रहा है भूमिगत पानी से। तो ये 3-4 पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो। दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न हैं, लघु दीर्घ, यानी छोटे भी नहीं है बड़े भी नहीं है, बीच के हैं। 3 से 5 अंक वाले क्वेश्चन है इसके अंदर, आपके काउंट कर सकते हो। आपको इसका जो आंसर है वो नंबर के हिसाब से दे सकते हो। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया तो उसका 3 नंबर के हिसाब से उत्तर दीजिए। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर के हिसाब से उसका उत्तर दे सकते हो। आपने बिल्कुल अच्छे से लेसन पढ़ा है, तो लेसन के अंदर से आप इसका क्वेश्चन का आंसर है वो ढूंढ सकते हो, आसानी से आपको मिल जाएगा। बिल्कुल एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है बिल्कुल। भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्य उत्तरदायी किन्हीं 4 मानवीय क्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। वन कटाई, खेती करने के गलत तरीके, खनन, अति पशुचारण, अत्यधिक सिंचाई। तो भारत में भूमि निम्नीकरण के उत्तरदायी जो कारक हैं उसमें वनों की कटाई है, खेती करने के गलत तरीके का मतलब सही भूमि का यूज़ करना नहीं आता, बार बार एक ही फसल बोना, अत्यधिक भूमिगत सिंचाई करना पानी से, बहुत ज़्यादा पशुओं को चराना, खनन इत्यादि ज़्यादा मात्रा में कर लेना। तो ये सारे के सारे मानवीय कारक हैं। खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है ये। तो बांगर और खादर जो प्रदेश हैं उनमें अंतर बताना है। तो बांगर में प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और खादर के अंदर नई जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल पाई जाती है। बांगर है कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट है। बांगर के अंदर बार बार नवीकरण नहीं होता, नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। और खादर के अंदर बारीक और रेतीली मिट्टी होती है, बार बार नवीकरण होता है। नदी के पास डेल्टा का मतलब नदी का मुहाना, उसी को डेल्टा कहा गया है, तथा बाढ़ निर्मित प्रदेशों में पाई जाती है। तो ये इसमें अंतर है। आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ के इसका आपको आंसर देना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल मैं आपको बारी बारी इसका बता रहा हूँ, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, संलग्न रेखा चित्र का ध्यान से अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किसी भू आकृति के अधीन भूमि का सबसे अधिक भाग, तो मैदानी भाग होता है ये बिल्कुल। पर्वतों का कोई एक लाभ बताइए, तो पर्वत का कोई भी लाभ आप बता सकते हो। पर्वत भारत की कुछ निरंतर बहने वाली नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है, यानी लगातार जो नदियां बहती हैं उनका एक प्रकार से मार्ग सुनिश्चित करता है। वो हम तक किस मार्ग से होकर आती है, कहाँ से इसको पानी का जो प्रवाह है वो होता है। भारत के भूभाग में सबसे अधिक पाए जाते हैं क्या, पठारी भाग। तो भारत के भूभाग में सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो पठारी भाग सबसे अधिक पाए जाते हैं। काली मृदा की विशेषताएं बताने हैं, तो काली मिट्टी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, अपने लेसन के अंदर पढ़ा था। ये मतलब कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार के तत्व होते हैं इसके अंदर। तो कपास उगाने के लिए आदर्श मृदा है, सबसे उत्तम मिट्टी है ये। रेगर मृदा भी कहा जाता है इसको, बिल्कुल काली मिट्टी रेगर मृदा। चिकनी मिट्टी से बनती है ये, चिकनी मिट्टी से निर्मित होकर के बनती है। फास्फोरस या फास्फोरिक तत्व प्राय कम मिलता है इसके अंदर, बाकी तत्व ज़्यादा मात्रा मिलते हैं, लेकिन फास्फोरस की जो कमी है, फास्फोरिक तत्व है, वो कम मिलता है इसके अंदर। उन प्रमुख कारकों का वर्णन करो जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये तो लगभग सभी कारक इसमें आ जाते हैं प्रकृति के। मृदा निर्माण में धरातल का योगदान होता है, पैतृक सेल, जलवायु, वनस्पति, समय और अन्य जीव प्रमुख कारक हैं, यानी उत्तरदायी कारक इसके लगभग सभी हैं। तापमान में परिवर्तन के कारण मृदा का निर्माण होता है। जल के कारण पवन, हिमनदी का कार्य, ये भी सारे प्रभावित करते हैं मिट्टी के निर्माण के लिए। रासायनिक और जैविक परिवर्तन इसमें होता है। मृदा में जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं, यानी जो जैविक और अजैविक, जिसमें श्वसन क्रिया होती है और जिसमें श्वसन क्रिया नहीं होती, इसमें अंतर भी हमने पढ़ा था। तो सारे प्रकार के कारक इसके लिए उत्तरदायी है। संसाधन नियोजन में प्रमुख उपायों का वर्णन करें। ये जो नियोजन का जो पार्ट था हमने,
संसाधन नियोजन का बुक के अंदर पढ़ा था, अच्छे से इसके बारे में हमने बात की थी, वहाँ से इसकी प्रश्न उठाया गया और उसका आंसर उसी में से लिया गया है। देश में संसाधनों की पहचान करना, मतलब नियोजन का मतलब हम एक तरीके से सुनियोजन बद्ध ढंग से इसके ऊपर कैसे कैसे काम करें और भविष्य में संसाधन अगली पीढ़ी को या जब हमें आवश्यकता हो तब हमें मिल जाए, इसके लिए हमें क्या एक प्रकार से काम करने चाहिए, तो वो नियोजन के अंदर आता है। देश में संसाधनों की पहचान करना, एक तरह लिस्ट हमें तैयार करनी चाहिए भी किस प्रदेश में किस जगह कौन से संसाधन पर्याप्त मात्रा में है और हमें कब तक इसको प्राप्त कर सकते हैं और इसकी जो आपूर्ति है वो किस स्तर पर की जा सकती है। तो ये सब एक प्रकार से हमें सूचीबद्ध इसको करना चाहिए। सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना यानी सर्वे करना, एक प्रकार नक्शा तैयार करना, ये भी सूची के अंदर आता है। संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना यानी क्वालिटी और क्वांटिटी, इसकी दोनों पता करना, यानी क्वांटिटी कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, किस प्रकार की इसकी क्वालिटी है और क्वालिटी के फिर आपको स्तर इसके बना सकते हो, क्वालिटी 1 2 3, इसको अलग अलग ग्रेड दे करके या नाम भी दे सकते हो, जैसे कोयले की कई प्रकार की जो क्वांटिटी आती है वैसी बता सकते हो इसको। और फिर क्वालिटी फिर इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता, ये किस प्रकार का है, इसमें किन प्रकार के गुण है, और क्वालिटी का मतलब मात्रा कितनी है, इसकी कितनी मात्रा में हमें ये मिल सकता है। एक नियोजित ढांचा तैयार करना, मतलब इसका प्रारूप तैयार करना, नियम से एक अच्छे ढंग से योजना बना करके इसके प्रयोग के तरीके, किस प्रकार इसको यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कहाँ करना है, कब करना है, सारा कुछ इसका डाटा तैयार कर सकते हैं। जैसे हम स्कूल से एक प्रकार से टाइम टेबल तैयार करते हैं भी हमें कब कितना क्या कौन सा विषय पढ़ना है, वैसे ही इसके बारे में एक योजना बनाना। 5वां पॉइंट है संसाधन विकास योजना का राष्ट्रीय विकास योजना से मिलान करना, यानी एक प्रकार से योजना है उसका प्रारूप तैयार करके इसकी योजना बना करके सूची तैयार करके और देश की जो राष्ट्रीय विकास योजना है उससे उसका मिलान करना भी किस प्रकार से हम इस योजनाओं से देश का विकास कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में योगदान इसका मिल सकता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में करें, प्रत्येक का मुख्य लक्षण बताएं। निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये हमने लेसन के अंदर काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी है। यहाँ हम इसकी डिस्कस करेंगे तो निजी संसाधन के बारे में, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, बिल्कुल सीधे तौर पे नाम से ही पता लग रहा है, इसकी व्याख्या आपको करनी है 3-4 लाइनों के अंदर। निजी संसाधन वो होते हैं जिनका खुद किसी व्यक्तिगत या किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, वो अपने फायदे के लिए जिसकी खुद की प्रॉपर्टी जिसको कह सकते हो, इनका खुद का अधिकार होता है। सामुदायिक संसाधन का मतलब इसमें पूरे समाज का अधिकार होता है, जैसे गांव का सरकारी स्कूल है, आंगनवाड़ी है, गांव का तालाब है, शहर के किसी पिकनिक स्थल का पार्क है, ये सब सामुदायिक यानी समाज का अधिकार हो, जिसके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का ना होकर पूरे समाज का अधिकार हो, सब लोग उसको अपने हिसाब से यूज कर सकें। और यूज करने का मतलब ये नहीं है उसको खुद की निजी प्रॉपर्टी हो गई, यानी घूमने फिरने के लिए, मनोरंजन के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए वो उनका यूज़ कर सकते हैं। राष्ट्रीय संसाधन जिसमें राष्ट्र का अधिकार होता है, जिसमें सरकार का अधिकार होता है, सरकार अपने हिसाब से उस संसाधन का, उस चीज़ का, उस वस्तु का उपयोग कर सकती है जनता के लिए, लोगों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब एक ऐसा संसाधन जिस पर विश्व के सभी देशों का एक नीति के हिसाब से, एक नियम के हिसाब से वो अपना यूज़ कर सकते हैं। जैसे समुद्र के अंदर है, अगर 200 नॉटिकल मील से अगर आगे का हमें समुद्र में किसी भाग की ज़रूरत है, इसका यूज़ करना है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है इससे जुड़ा हुआ, उससे परमिशन लेकर के उसकी सहमति से आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन है जिसमें विश्व के सभी देश अपना इसको यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक विशेष रणनीति होती है, विशेष रूपरेखा होती है, विशेष सहमति की इसकी ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से गए और इसका यूज़ कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए विश्व जो संगठन बने हुए, विश्व स्तर पे संस्थाएं हैं, उसकी परमिशन भी लेनी पड़ती है। अनेक संस्थाएं इसके लिए बनी हुई हैं। आगे है मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो ये भी काफ़ी बार इसका प्रयोग हम पढ़ चुके हैं कि मृदा का ज़्यादा पतन ना हो, ह्रास ना हो, निम्नीकरण ना हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। समुच्चय रेखाओं के रूप में अनुरूप जुताई करनी चाहिए,
पहाड़ों पर सीढ़ी बना करके, पट्टीदार कृषि करके, आश्रय पेटी बना करके, वह जो सिंचाई है उसकी कम करके, और भूमि में उर्वरा शक्ति का बार बार जो उसकी जांच हो वो हो, फसल चक्र के द्वारा भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे कारण आप जोड़ सकते हो, जो मृदा संरक्षण के लिए जरूरी है। अति पशुचारण हम ना करवा करके ये सब काम भी कर सकते हैं। भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रमुख प्रकारों के संक्षेप में लिखी, काफी बार इसका जिक्र कर चुके हैं। इसके बारे में बस आपको एक दो बातें जोड़नी है इसके अंदर। किस प्रदेश के अंदर पाई जाती है, इस मिट्टी के अंदर लक्षण क्या है, कौन सी फसलें इसके अंदर बोई जाती है, तो हम लेसन के अंदर बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। संसाधन नियोजन क्या है, ये भी अभी पढ़ा है हमने। संसाधनों का नियोजन आवश्यक क्यों है। नियोजन का मतलब देश में मौजूद संसाधनों का पता लगाना, भंडार की मात्रा ज्ञात करना, उनका कुशल उपयोग करना, ये सारे के सारे अंदर हैं। और संसाधन सीमित हैं, इनका उपयोग उचित ढंग से किया जाए, इसलिए ये आवश्यक है। यानी कि आवश्यकता क्यों है, नितांत इनका सभी संसाधनों का जो नियोजन है वो लगातार हमें करते रहना चाहिए। इसकी रूपरेखा है वो लगातार हमें हमारे पास होनी चाहिए। अगर कोई संसाधन कम हो गया है तो उसका उपयोग कम कर दें, जरूरतों के हिसाब से उपयोग करें। बहुत ज़्यादा अपने फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए इसका उपयोग बिल्कुल न करें। तो इस प्रकार हम इसका नियोजन भी कर सकते हैं। नियोजन के अति उपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संसाधनों का ह्रास, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में है, बिल्कुल सही बात है, बहुत से लोग इससे वंचित रह जाते हैं। वैश्विक परिस्थिति संकट जैसे भूमंडल तापमान, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन परत का क्षय है, पर्यावरण संरक्षण है, प्रदूषण के वाली जो पर्यावरण प्रदूषण है, भूमि निम्नीकरण का होना, ये समस्याएं हैं बिल्कुल संसाधनों के उपयोग में। बैंगलोर खादर में अंतर फिर आ गया है एक प्रकार से, पहले पढ़ा था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी की है, ये जो हमने इसके बारे में लेसन के अंदर भी अच्छी बात इसके ऊपर की थी, और यहाँ भी इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। एक पर्सन पहले भी आया हुआ था, तो आप यहाँ से इसका देख सकते हो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन सा था, इसमें कितने देश शामिल थे, क्या उद्देश्य क्या था इसका, और किस किस पर इस पर सहमति बनी थी कामों पर, वो सारी बातें इसके अंदर है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। अपरदन का मतलब होता है कटाव, मिट्टी का कटाव। पहले तो ये देखिए होता कैसे है, अब उसी के आधार बना करके इसका हम उपयोग जो रोकने के उपाय वो बता सकते हैं। मान लो पानी से होता है तो बांध बना करके, ज़्यादा बिल्कुल ढलान वाली भूमि को समतल किया जा सकता है, पानी के मार्ग को बदल करके इसका उपयोग रोक सकते हैं। जहाँ हवा के माध्यम से भूमि कटाव होता है वहाँ हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाकर, घास लगा करके, या मुहाने पर किसी प्रकार की एक प्रकार के अवरोध पैदा करके, इस प्रकार से हम बहुत ज़्यादा पशुचारण न होने दें, क्योंकि पशुओं के पाँवों से मिट्टी का कटाव हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके मिट्टी का अपरदन होने लगता है, तो वो भी हम रोक सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसमें उपाय हम कर सकते हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपके लिए, बिल्कुल इसको ना छोड़ें आप लोग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों ही। तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र कौन सा होता है, कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी है। यानी हमें जितना, मान लो हमारे देश का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसमें कृषि के लिए उपयोगी क्षेत्र कौन सा है, इसमें से कृषि के लिए उपयोगी क्षेत्र कौन सा है, वो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो इस तरीके से आप इसका आंकड़ा निकाल सकते हो। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, ठीक है। मान लो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, इसमें कृषि कितने क्षेत्र पर होती है, फसलें पैदा करना। गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर इसका अनुमान लगा सकते हैं कि एक वर्ष में कितने फसलें बोई गई, कितने क्षेत्र पर बोई गई, क्योंकि वो तो हमारे पास आंकड़ा आ ही जाता है, बार बार सर्वे होता है इसका। कुल बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोना। एक तो इसमें हमारे पास कृषि वाला आंकड़ा आ गया, इसमें से कृषि वाला आंकड़ा आ गया। मान लो लगभग इसमें 16 लाख वर्ग किलोमीटर हमने कृषि क्षेत्र हमारे पास शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। इसमें से एक अवधि में अपने कितनी फसलें बोई, 16 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसमें एक वर्ष में कितनी फसलें बोई गई, वो है कुल बोया गया क्षेत्र। कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक है।
गणना वर्ष में एक से अधिक फसलों के बोए जाने के आधार पर इसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो इससे अनुमान भी हम लगा सकते हैं कि भारत में जो कुल बोया गया क्षेत्र है वो कितना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। विश्व स्तर पर संसाधनों का संरक्षण हो, रख रखाव, बचाव किया जाए, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो 1968 में क्लब ऑफ रोम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई गई थी। 74 में सुमेसर ने पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में गांधी दर्शन की पुनरावृत्ति की है, यानी गांधी जी के विचार हैं वो रखे गए हैं फिर से। 1987 में बर्डलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया, यानी उसको सामने रखा गया लोगों के सामने। संसाधन नियोजन का ये पहले से प्रश्न आया हुआ था, फिर से आ गया। स्वामित्व के आधार पे संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रीय संसाधन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। बड़ा प्रश्न है, इसको बड़ा करके लिख सकते हो आप। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चारों अलग अलग है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से, और इसके बारे में आप आंसर अच्छे तरीके दे सकते हो। ये बिल्कुल चारों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बड़ा प्रश्न ये बन जाता है यहाँ से। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को समझाएं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आगे है मृदा निर्माण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। बड़ा प्रश्न है ये भी हम पहले कर चुके हैं। 20वां क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन करें, उनका वितरण भारत के मानचित्र में दर्शाइए। ये एक प्रकार से मानचित्र के अंदर कर चुके हैं। पहले इसका छोटा क्वेश्चन आया था, अब इसका बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। जलोढ़ मिट्टी पूरा विस्तार से है। काली मिट्टी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट यहाँ से इसका, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं। ये लेसन के अंदर पढ़े हैं, फिर पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। आप बड़ा क्वेश्चन कर लीजिए, छोटा अपने आप इसमें हो जाएगा। इसके बाद काली और पोली मिट्टी, लाल और पोली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इसके बाद में मरुस्थलीय मृदा है, वन मृदा है। तो ये मृदा के प्रकार दर्शाए गए नक्शे के अंदर भी। आप इसको एक मैप भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम के अंदर मैप भी आता है, तो किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी फर्स्ट लेसन कंप्लीट है हमारा। इसी के साथ दोनों वीडियो इसके तैयार हो चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने लेसन के बारे में पढ़ा था, सेकंड वीडियो के अंदर हमने इसकी कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। आशा है आप लोगों ने सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़े होंगे। इसको आप नोटबुक में तैयार कर सकते हो, अपने तरीके से नोट्स भी तैयार कर सकते हो। आप इसमें मैक्सिमम बड़े क्वेश्चन कीजिए और बिल्कुल छोटे ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है वो लेसन के अंदर से ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर ज़रूरी नहीं है टू द पॉइंट जो मैंने बताया है वही क्वेश्चन छोटे आपको एग्जाम से पूछे जाएँ। लेसन के आधार पर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन वो पुट कर सकता है, लेकिन लेसन स्कूल नहीं पूछेगा। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। तो बिल्कुल निडर होकर के आप अपने नोट्स तैयार करें घर बैठ करके। जब भी आपको टाइम मिलता है, ज़रूरी नहीं आप वीडियो देख करके ही अपना काम करें। आपके पास अगर बुक है, अच्छे से आपका दिमाग काम कर रहा है, तो बिल्कुल शांत होकर के रूम में बैठ करके आप बिल्कुल बुक को पढ़िए, एक एक लाइन को पढ़िए और साथ साथ अपने नोट्स तैयार करिए, जिससे आपका माइंड है वो बिल्कुल अच्छे से चलेगा। और आपके अगर खुद के नोट्स आपने तैयार कर लिए हैं तो आप भी नहीं पड़ेगी और भविष्य में आपके पास सुरक्षित भी रहेंगे। तो एक संचित निधि कोष में रहेंगे आपके पास। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए टारगेट विद केके में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक बार अपने साथियों को भी हमारे चैनल पे विजिट करवाइए, और इससे हमें एक प्रकार से मोटिवेशन रहेगा और हमारी मेहनत लगातार आपके सामने आएगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। नमस्कार।